Hello everyone, my name is Bhavedeep Patidar and I welcome you all on Navigate Institute. Friends, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स का एक सिलेबस का डिस्कशन किया है कि हमें जो प्रिंसिपल ग्रेड 1, प्रिंसिपल ग्रेड 2 और डायरेक्टर की जो पोस्ट अनाउंस की है एमपीपीएससी ने, उसमें जो हमें थर्मोडायनेमिक्स में पूछा जाने वाला है सिलेबस वो क्या है, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार और मैं भी आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स का आपका फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो इस फर्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल सिलेबस के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। अगर हम इस वीडियो की बात करते हैं, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन से। और अगर मैं आपके इसके सिलेबस की बात करूं कि ये सिलेबस कहां पर मेंशन किया हुआ है या कहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पर आपके पास फर्स्ट पॉइंट ही है, वहां पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इन दी फंडामेंटल्स ऑफ थर्मल साइंस। हमारे टॉपिक का नाम इन्होंने दिया है थर्मल साइंस, या इनडायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं इट इज थर्मोडायनेमिक्स। हम इसको क्या बोल सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। एक्सटेंडेड वर्जन भी है थर्मोडायनेमिक्स का, बिकॉज आपके पास अगर आप देखेंगे फुल सिलेबस तो यहाँ पर आरएसी दिया हुआ है, और आरएसी जो होता है इट इज द एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सब्जेक्टिव वाइज बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो आरएसी इज द थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन। क्लियर। तो हम बात करते हैं हमारे एक इंट्रोडक्शन की। अब इंट्रोडक्शन जो पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, तो हम इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में वो सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जो हमारे लिए पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए हर बार जरूरत होगी, या जिन पॉइंट्स को हम डायरेक्टली बोलने वाले हैं वहां वो पॉइंट्स हम पहले ही डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। देखिए, जैसे कि हम सबसे पहले अगर इनिशिएट करें, स्टार्ट करें, तो हमारा सिलेबस हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के मीनिंग से। कहां से, थर्मोडायनेमिक्स के मीनिंग। अब आप बात करेंगे कि आप मुझे बताइए थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, या आप मन में सोचिए कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है। अब आपको यहां पर पता चल रहा है कि थर्मो और डायनेमिक्स, यहां पर दो अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं। थर्मो का मतलब इन जनरल बात करें तो होता है हीट। क्या मतलब होता है इसका, हीट। और डायनामिक्स में हम बात करते हैं मूवमेंट की भी। किसकी बात करते हैं, मूवमेंट की। तो जहां पर हम हीट के मूवमेंट की बात करें, क्लियर है, तो वो आपका थर्मोडायनेमिक्स हो जाता है। लेकिन ये तो बहुत लेमन टर्म में डेफिनेशन हो गई, ठीक है, ये बहुत लेमन में डेफिनेशन हुई। तो हम इसकी अच्छी अगर डेफिनेशन की बात करते हैं या इसके एक्चुअल मीनिंग की बात करते हैं, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, तो जरा देखते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स वर्ड लिखा हुआ है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से आया है ये, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो आप बोलेंगे कि ग्रीक वर्ड से आया है। किससे आया है ये, ग्रीक वर्ड। क्लियर, ये बात पहली चीज है ना, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। अब ग्रीक वर्ड में डेरिवेशन की बात करें, कैसे डिराइव हुआ वहां से, तो हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो पहला पॉइंट यहां पर लिखा है थर्मी। क्या लिखा है, थर्मी। आप इसको समझिए कि ये जो थर्मो लिखा है ये थर्मी था, और डायनेमिक्स जो है उसको हम बोल सकते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर। ग्रीक में डायनेमिक्स का मतलब यहां पर पावर यूज किया गया है। एक है आपके पास थर्मी, और एक्चुअल में पावर नहीं, हम यहां पर बोलने वाले हैं पावर, तो इसका मीनिंग बता देंगे। ठीक है, हम यहां पर बोलने वाले हैं डायनामिस, डायनामिस। ठीक है, डायनामिस, थर्मी एंड डायनामिस, ये बनाता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर। अब इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं कि अगर आपने कहा है कि ये थर्मोडायनेमिक्स है, तो इसका मीनिंग क्या होता है। तो थर्मी एंड डायनेमिक्स से ये बना है, डायनामिक्स से बना है। तो थर्मी की बात करते हैं। थर्मी का मतलब होता है एक्चुअल में हीट। क्या मतलब होता है इसका, हीट। इसका मीनिंग है हीट। और जो डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स का मीनिंग होता है पावर। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, पावर होता है। क्लियर। अब आपको ये बात पता है, हीट और पावर को हम और डिफाइन करना चाहें तो हीट तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और अगर हम पावर को डिफाइन करें तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जो हमने बेसिक साइंस में पढ़ा है कि पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि इट इज वर्क अपॉन टाइम। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। क्लियर। तो जरा अब आपके पास ये कुछ क्वांटिटीज आ गई हैं, जैसे यहां पर हीट लिखा है, यहां पर आपके पास वर्क लिखा है, यहां पर टाइम लिखा है। तो हम यहां से थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करेंगे, या थर्मोडायनेमिक्स की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन देने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा। तो हम बोलेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स इज द branch of science in which we deals with heat
एंड वर्क। किससे डील करते हैं आप? एक ऐसी ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स है साइंस की जिसमें हम डील करते हैं हीट और वर्क के साथ में। किसके साथ में डील करते हैं? हीट और वर्क के साथ में। अब बात ये आती है कि आपने ये तो बता दिया कि हीट और वर्क के साथ में डील करते हैं, लेकिन ये भी ना एट द एंड ये भी अधूरी डेफिनेशन है, ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, कंप्लीट डेफिनेशन ये नहीं है। तो फिर अब कंप्लीट डेफिनेशन की बात करें, कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी, या उसको बोले कि करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी। तो इसको आप बस बेसिक तौर पे याद रखिए कि थर्मोडायनेमिक्स को अगर आप बोलें कि ये क्या बात करते हैं, तो हम इसमें डील करते हैं हीट एंड वर्क के साथ। और वही आपका ये जो आपने ग्रीक वर्ड लिखा है वहीं से मीनिंग निकल कर आ रहा था कि आपका अगर थर्मी होगा तो हीट मतलब होता है, डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, तो डायनेमिक्स का मतलब होता है आपका पावर। ये यहां तक तो मुझे लगता है कि कोई इशू नहीं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, अगर आपसे थर्मोडायनेमिक्स की कोई प्रॉपर डेफिनेशन पूछेगा तो आप वहां पर क्या बताएंगे। चलिए देखिए, थर्मोडायनेमिक्स, मैं थर्मोडायनेमिक्स को अब जहां भी यूज होगा वहां मैं टीडी लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं? टीडी। इसका मतलब आप समझ जाइएगा, आगे के जितने भी लेक्चर होंगे उसमें हम इसको बोलेंगे टीडी, मतलब थर्मोडायनेमिक्स, है ना। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो थर्मल साइंस, हमें जो सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो वो क्या है? थर्मल साइंस है। ये बात हो गई। अब आप बताइए कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। एग्जैक्ट अगर अपन बात करते हैं तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, तो पहले मैं आपको लिखता हूं और फिर उसको डिटेल करके बताता हूं कि क्या है थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस या सब्जेक्ट ऑफ साइंस, है ना, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच we study about the interaction of energy of the system with respect to the surrounding, है ना, with respect to the surrounding and its effect on the surrounding। ये जो डेफिनेशन है ये आपकी थर्मोडायनेमिक की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना। वैसे आपको कोई ये डेफिनेशन पूछेगा नहीं, बट क्योंकि आप थर्मोडायनेमिक्स के लिए नए हो सकते हैं, आपने थर्मोडायनेमिक्स 12th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा फिजिक्स में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन दी है कि आप इस डेफिनेशन को देख लीजिए और इसको अपन अब बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ की वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहली बात, साइंस वाली तो कोई बात ही नहीं कि ये सब्जेक्ट है या ब्रांच है, तो ये तो कोई आप इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे लिखा है इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी। क्या लिखा है? इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी। क्या होगी? एनर्जी ट्रांसफर होगी, इंटरेक्शन होगा एनर्जी का। किसके साथ होगा या किसकी एनर्जी? तो पहली बात की सिस्टम की एनर्जी। किसकी एनर्जी है? सिस्टम की एनर्जी है, ठीक है। अब सिस्टम क्या होता है वो हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं, है ना। फिर उसके बाद लिखा है विद द सराउंडिंग। किसके साथ लिखा बोला? आपको बोला गया है कि इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद द सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, इन दोनों को डिफाइन करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि जो आपका सराउंडिंग पर जो आपका अभी आपने एनर्जी इंटरेक्शन किया है तो उससे सराउंडिंग पर क्या इफेक्ट आया, है ना। इफेक्ट के फॉर्म में अगर देखें या इफेक्ट देखें तो किस फॉर्म में, तो हो सकता है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, हो सकता है उसका प्रेशर चेंज हो जाए, हो सकता है उसमें वॉल्यूम चेंज हो जाए, है ना, या फिर इनके अलावा भी कोई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो उसके चेंज होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं इन दी सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है ये बात, है ना। ये एक्चुअल में आपकी डेफिनेशन है, जो प्रॉपर डेफिनेशन आपको याद रखना है। उसके बाद तो जितनी डेफिनेशन आप देखेंगे छोटी मोटी, वो सब डेफिनेशन सेकेंडरी समझ लीजिए उनको। आप इस डेफिनेशन को याद रखिए, ये आपकी ओरिजिनल डेफिनेशन है जो थर्मोडायनेमिक्स की बनने वाली है। ठीक है यहां तक, है ना। ये थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अब इसके अलावा हमने दो डेफिनेशन अभी देख ली है ना, करेक्ट। एक आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट दी या डील्स विद द हीट एंड वर्क। दूसरी डेफिनेशन हम बात कर रहे हैं, ये आपके सामने लिखी है। अब यहां से इनको डिटेल करने के पहले मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स की एक डेफिनेशन और देता हूं।
ठीक है, अगर आपसे थर्मोडायनेमिक्स की एक डेफिनेशन और पूछी जाए या बताने को कहें तो आप बोलेंगे कि द सब्जेक्ट ऑफ साइंस in which we study about मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं, अब सुनिएगा, अबाउट थ्री ईज। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? अबाउट थ्री ईज। अब ये 3E की जो बात की है ना, ये 3E क्या है, इनको डिटेल में हम समझते हैं कि ये 3 एक्चुअल में है क्या, है ना। एक सब्जेक्ट जिसमें हम 3E's की बात कर रहे हैं, वो 3E क्या है, तो जरा देखिएगा। यहां पर आता है आपके पास 3E's ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 3E's ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है ये 3E थर्मोडायनेमिक्स के, तो उनकी बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहली अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आप बात करेंगे एनर्जी की। किसकी? एनर्जी। ठीक है, हम किसकी बात करने वाले हैं? एनर्जी। दूसरे नंबर पे अगर आपसे कोई पूछे सेकंड ई की बात करिए, आप बताइए हमें सेकंड ई क्या है, तो आप यहां पर कहेंगे कि सेकंड ई जो है वो है हमारा एंट्रोपी। क्या है? एंट्रोपी। जिसके बारे में आपके सिलेबस में स्पेशली एक पॉइंट दिया गया है कि एंथैल्पी एंड एंट्रोपी को बताइए, तो वो आपका सेकंड ई कहलाएगा। और आपसे थर्ड पूछा जाए कि थर्ड ई क्या है, या व्हाट इज द थर्ड ई ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वो आप बात करेंगे इक्विलिब्रियम। क्या होगा? इक्विलिब्रियम। दीज आर दी थ्री ईज ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। हम बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में, हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? एंट्रोपी के बारे में, और हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम। अब आपको एनर्जी के बारे में तो थोड़ा पता होगा, और अगर नहीं पता है तो हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? ठीक है, तो अगर हम बात करें एनर्जी की तो हम इसको सिंपल एक डेफिनेशन देते हैं कि इट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। व्हाट इज एनर्जी? तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है, उसको कहते हैं अपन एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को अपन क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। एंट्रोपी की बात करें, एंट्रोपी को डिटेल पढ़ना है, लेकिन मैं आपको यहां पर इसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि व्हाट इज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी जो होता है इट इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्या होता है एंट्रोपी? डिग्री ऑफ रैंडमनेस, है ना। मतलब कोई सिस्टम में कितनी ज्यादा रैंडमनेस है वो डिफाइन की जाती है थ्रू एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब ही होता है कि रैंडमनेस कितनी है। क्लियर? और इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई भी चीज कांस्टेंट होना या बैलेंस में होना, है ना। तो जब हम थर्मोडायनेमिक्स के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, क्योंकि आज तक आपने जो इक्विलिब्रियम पढ़े हैं वो जनरली आपने इक्विलिब्रियम पढ़े हैं फोर्स के। किसके पढ़े हैं? फोर्स के। यहां पर हमारे पास इक्विलिब्रियम जो आते हैं एक्चुअल में ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ये कौन सा है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? तो फिर से एक पॉइंट आता है, यहां पे आपको याद रखना है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? या 3 टाइप के इक्विलिब्रियम को मिलाकर बोला जाता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। 3 टाइप के वो इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। तो एक होगा जिसमें आप बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको अपन देखेंगे अभी कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम किसको कहा जा रहा है। दूसरे अगर अपन बात करें सेकंड पॉइंट, तो थर्मल के बाद आता है आपका एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा आता है? मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे यहां पर। और थर्ड जो आपका इक्विलिब्रियम है, थर्ड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर ये बात? तो जब कभी किसी सिस्टम में या कोई सिस्टम जब थर्मोडायनेमिकली, मैकेनिकली और केमिकली इक्विलिब्रियम में होता है, तब हम उसको कहते हैं कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है।
ये थर्मल इक्विलिब्रियम लिखा है, थर्मोडायनेमिक फिर से नहीं लिखा है, ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम, फिर हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, फिर हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है और ये आपको पढ़ना भी है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए किन 3 चीजों से या किन से मिलकर हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बनेगा। अगर बेसिक सा क्वेश्चन पूछें तो आप आंसर वहां पर क्या करेंगे, हम बात करेंगे कि हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए उसमें, उसी में हमारे पास क्या होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, और उसी में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, साथ में हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। कौन सा इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये आपके टोटल तीनों जब इक्विलिब्रियम आ जाते हैं, और जब कोई सिस्टम, अभी सिस्टम बार बार बोला जा रहा है लेकिन अभी सिस्टम बताएंगे आपको, जब कोई सिस्टम तीनों इक्विलिब्रियम में एक साथ होता है तब हम उसको बोलते हैं कि दैट सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर। और ये हम क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि हमने ऊपर बात कर ली थी इक्विलिब्रियम के बारे में। किसके बारे में बात कर ली थी, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं इनको। ठीक, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बता दिया है कि आपके पास 2 डेफिनेशन थी पहले से, आपने एक डेफिनेशन और बता दी है थर्मोडायनेमिक्स की। बस इससे ज्यादा और थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन पे बात करने की जरूरत हमें नहीं है। अब हम सीधा बात कर सकते हैं कि हमने जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं उनका मीनिंग क्या है। अब पॉइंट मेंशन किए उनका मीनिंग क्या है, ये क्या बात कर रहे हैं। जैसे मैंने जस्ट आपको इसके पहले वाली डेफिनेशन में बताया कि इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की एनर्जी की बात करना है। व्हाट इज सिस्टम, तो पहले सिस्टम समझेंगे, देन वी कम टू दी सराउंडिंग, और फिर हम बात बाउंड्री, और उसके बाद पाथ फंक्शन, उसके बाद पॉइंट फंक्शन, इन सब की बात करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे अब सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सिस्टम। ये कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम की हम जब बात कर रहे हैं तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, अंडरस्टूड है, क्योंकि आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स। तो हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में, है ना। तो अब ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, सबसे पहली बात आती है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं, है ना। पहला पॉइंट, अगर मुझसे कोई पूछे कि आपने कोई एक जगह को, जैसे मान लीजिए आपके पास पूरा क्या है, यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स है, लेकिन मैं पूरे यूनिवर्स की एक साथ तो स्टडी कर नहीं सकता हूं। अगर मुझे कोई थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने को बोल रहा है, मुझे कोई बोल रहा है कि आप प्रेशर मेजर करिए, आप टेम्परेचर बताइए, है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं जिस रूम में अभी खड़ा हूं, मुझे यहाँ का टेम्परेचर मेजर करने को कहा गया है। क्या कहा गया है ना, टेम्परेचर मेजर करने को कहा गया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं केवल इस रूम में एक थर्मोमीटर लाऊंगा और उसको मैं चेक करके बता दूंगा आपको कि बताइए यहाँ का टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर इतना है यहाँ का। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि आप केवल एक कन्फाइंड एरिया के लिए बात कर पा रहे हैं ना, आप पूरे यूनिवर्स में तो बता नहीं पा रहे, पूरे इंदौर में तो नहीं बता पा रहे, पूरे इंडिया में तो नहीं बता पा रहे। तो सिस्टम का मतलब होता है कि जहां पर हमारी स्टडी, जहां पर फोकस्ड होती है ना, जहां पर हम स्टडी करते हैं, या जितने एरिया को या जितनी बाउंड्री के अंदर हम स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। फिर ये आपका थर्मोडायनेमिक्स में जो सिस्टम है वो क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन। शायद ये बात आपको समझ आ गई होगी अब कि व्हाट इज सिस्टम। कोई भी चीज जो आपने ऑब्जर्वेशन में रखी है, दैट इज आवर सिस्टम। ठीक है, ये बात है ना। चलिए, तो अगर इतनी बात समझ में आती है तो एक पॉइंट और यहां पे मेंशन करते हैं। ठीक, हम ये बोल सकते हैं कि दी बाउंड्री in which our study is focused, है ना। ये भी तो हो सकता है कि एक ऐसी बाउंड्री की हम बात करने जा रहे हैं जहां पर हमारी स्टडी फोकस्ड है। मतलब इस रूम की जो मैंने बात की थी अभी टेम्परेचर बताने के लिए, तो इससे बाहर मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो बात करना है वो केवल और केवल बात करना है एक डिफाइंड बाउंड्री के अंदर, है ना, एक डिफाइंड एरिया के अंदर मुझे बात करना है। तो वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है सिस्टम। ठीक है, यहां तक बात है ना। तो या फिर इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि बाउंड्री कहां है, ये बाउंड्री है हमारे स्पेस में। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि द रीजन इन स्पेस वेयर वी डू स्टडी, है ना।
कि आपके पूरे स्पेस में कोई एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आप क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसी को बोल दिया जाता है सिस्टम। यहां तक भी बात ठीक है, शायद क्लियर है ये बात, है ना। तो अब लास्ट एक पॉइंट इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास बार बार ये पॉइंट्स आएंगे ना, मास एनर्जी, क्योंकि हमने फर्स्ट डेफिनेशन में ही ये बात की है कि हम जिसमें एनर्जी मतलब हीट और वर्क की बात करते हैं। तो अब जैसे मैं जिस रूम में खड़ा हूं, इसका कुछ एक डिफाइंड मास होगा, है ना, इसका क्या होगा, इसके अंदर एक डिफाइंड मास होगा। तो जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पर बात करते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फिक्स्ड मास होना चाहिए। तो हम जब स्टडी करेंगे सिस्टम की, तो वी टेक अ फिक्स्ड मास, है ना। क्लियर है ये बात। हम किसके बारे में बात करेंगे, एक फिक्स्ड मास के बारे में बात करेंगे, वही आपका क्या बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखना है अबाउट सिस्टम की, सिस्टम आप किसको कहते हैं, पहली डेफिनेशन आपकी। शायद एग्जांपल के थ्रू आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सिस्टम किसको कहा जाएगा। तो एनीथिंग विच इज अंडर कंसिडरेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर स्टडी, तो उसको आप बोल देंगे, या अंडर एक्सपेरिमेंट। तो आप इसको बोल सकते हैं कि आप यहां पे बोल दीजिए अंडर कंसिडरेशन, है ना, और इसको आप बोल सकते हैं और अंडर स्टडी। जो भी पॉइंट आप मेंशन करना चाहें यहां पे बोल सकते हैं, वो हमारा कहलाएगा सिस्टम। अब जब सिस्टम की बात हो गई तो हम बात कर लेते हैं इसके जस्ट बाद सराउंडिंग की। किसकी बात कर लेते हैं, सराउंडिंग की। तो सराउंडिंग क्या होगा, अब बड़ा आसान है कि अगर आपने सिस्टम की बात की थी और आपने बोला था कि सिस्टम हमारा एक, जो हम जिस पे स्टडी करते हैं उसको हम बोल देते हैं सिस्टम। तो सिस्टम के लिए सराउंडिंग क्या होगा, विच इज नॉट इन दी सिस्टम, है ना। जो भी चीजें सिस्टम में नहीं होगी वो सारी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएंगी, वो सब वो कहलाएंगी आपकी सराउंडिंग कहलाएगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं एनीथिंग विच इज नॉट इन दी सिस्टम, जो सिस्टम में नहीं है, जो सिस्टम में नहीं है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, सराउंडिंग बन जाएगा। सीधी सी बात है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि जो आपके पास सिस्टम में नहीं है वो आपका क्या बन जाएगा, सराउंडिंग बन जाएगा। बहुत ज्यादा काम नहीं आता है ना, बट ठीक है। या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, एक्सटर्नल टू द सिस्टम, ये आपका क्या कहला जाएगा, ये आपका कहलाएगा सराउंडिंग। ठीक है, तो आप सराउंडिंग याद रखिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर हम बोलेंगे कि जब आप लॉज वगैरह पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि सराउंडिंग के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, तो फिर वहां पे बताना पड़ेगा कि व्हाट इज सराउंडिंग। तो आप बोलेंगे कि जो सिस्टम से बाहर है, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, वो आपका कहला जाएगा सराउंडिंग। अब एक पॉइंट और आता है यहां पर, और वो है यूनिवर्स। ठीक है, जैसे हम जब एंट्रोपी की बात करेंगे तो वहां पर यूनिवर्स की भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे अब बताइए यूनिवर्स क्या होता है, आप पूछेंगे यूनिवर्स क्या होता है। तो यूनिवर्स बड़ा आसान सा होता है। यूनिवर्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे सिस्टम प्लस सराउंडिंग। बताइए, आप डेफिनेशन शायद समझ ही गए होंगे। जो आपने कंसीडर किया है वो, अंडर कंसीडरेशन है वो, और उससे बाहर की चीजें, तो अब इन सबको आप मिला दीजिए तो आपके लिए क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा। क्लियर है, बड़ा आसान है। तो देखिए, सिस्टम आप किसको कहेंगे, जो भी आपने अंडर ऑब्जर्वेशन लिया है, जो बाउंड्री के अंडर आप स्टडी कर रहे हो उसको, या एक रीजन है स्पेस में जिसमें आप स्टडी कर रहे हो, या एक फिक्स्ड मास की जब स्टडी कर रहे हो उसको आप कहते हैं सिस्टम। आप बात करते हैं किसकी, सराउंडिंग की। सराउंडिंग क्या होता है, तो जो सिस्टम से बाहर हो, जो सिस्टम से बाहर हो वो एक्सटर्नल टू दी सिस्टम जो चीजें होंगी उनको अपन बोल देंगे कि ये सराउंडिंग होता है। उसके बाद बात करेंगे यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स क्या होगा, तो यूनिवर्स होगा आपका सिस्टम प्लस सराउंडिंग बोथ। यहां तक आई थिंक सब क्लियर होगा। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो हम बात कर सकते हैं बाउंड्री के बारे में। किसके बारे में, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले बाउंड्री वर्ड यूज किया है, ये बाउंड्री। ठीक है, तो हम बात करते हैं बाउंड्री। बाउंड्री, ठीक है। अब बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री भी बिल्कुल लॉजिकल है कि हम यहां पे बोल रहे हैं, इसको मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं कि द सरफेस which
सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, शायद ये भी बात समझ में आई होगी। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंपल वर्ड्स यूज किए हैं कि जो आपके सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है। इस रूम का एग्जांपल लिया था और इसकी बात की थी, तो हमने ये बोला था कि हम इसी की स्टडी कर रहे हैं, इसी रूम की स्टडी कर रहे हैं, इसके बाहर से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने टेम्परेचर बताया तो रूम का बताया, बाहर का नहीं बताया, है ना। तो जो आपके सिस्टम आपने बनाया था, आपने सिस्टम जो बनाया था, तो जो उसकी आउटर लाइन है ना, जो सरफेस है, बाहर वाली जो सरफेस है, दैट सरफेस इज नोन एज बाउंड्री। ठीक, अब बाउंड्री के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। क्या हो सकते हैं? तो बाउंड्री की अपन बात करते हैं। पहली चीज, बाउंड्री के बारे में अगर हम देखें तो बाउंड्री जो होती है, इट कैन बी फिक्स्ड। हम लिख रहे हैं इट कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। बाउंड्री कैसी हो सकती है? फिक्स्ड और मूवेबल। मैं अभी इसको बना के बताता हूं, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं कि ओहो, मूवेबल लिखना था, मूवेबल कैसी होती है? या तो वो फिक्स्ड होती है या मूवेबल, दोनों टाइप की हो सकती है। दूसरी अगर अपन बात करें कि बाउंड्री कैसी होती है, तो इट कैन बी रियल और इमेजिनरी। अभी मैं आपको यह भी समझाता हूं कि व्हाट इज इट कैन बी रियल और इमेजिनरी। ये क्या होता है? रियल और इमेजिनरी क्या होता है, इसकी भी अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। और हम यहां पर एक चीज और मेंशन कर सकते हैं, और वो क्या है? वो ये है कि जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री का जो थिकनेस होता है वो 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो हम यहां पे बोल रहे हैं द थिकनेस, ये पॉइंट बस कॉन्सेप्ट के लिए, ये थर्ड पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूं कॉन्सेप्ट के लिए, बाकी दोनों पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूं। द थिकनेस ऑफ बाउंड्री should be negligible। ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट है। अब इनमें से अपन बात कर लेते हैं कि हमने जब ये बात की है कि आपका बाउंड्री जो होती है वो फिक्स्ड, मूवेबल हो सकती है, रियल और इमेजिनरी हो सकती है, तो ये क्या मीनिंग है? इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक, जो आपको बहुत काम आने वाला है, आगे चलकर आप पढ़ेंगे इसको, जिसमें आप बोलेंगे सिलेंडर एंड पिस्टन अरेंजमेंट। ठीक है, देखिए इसको जरा ध्यान से देखिएगा। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक है ना। ठीक, इसको आप नाम देना चाहें। अब आपके लिए ये डायग्राम बहुत बार यूज होने वाला है, तो इसको बोला जाता है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक, चलिए क्या होती है ये चीज, तो देखिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, एक चेंबर है, और इस चेंबर में आपने यहां पर कुछ गैस या कोई फ्यूल फिल किया हुआ है। समझना इसको, है ना। अभी थोड़ा सा क्या है, इंट्रोडक्शन है। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पहले नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आपको लगे कि ये कैसे चल रहा है, लेकिन ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। आपने यहाँ पर जो बातें की ना, बाउंड्री की, सिस्टम की, सराउंडिंग की, तो हम बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर सारी इसी चीज में सब चीज समझ लेंगे। आपको मैं बोल रहा हूं कि मुझे केवल जो स्टडी करना है वो स्टडी इसके ऊपर करना है, केवल स्टडी इसी की करना है। मुझे यहां पर क्या है, इसके ऊपर क्या है, इस साइड क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो बात करना है वो केवल इसकी बात करना है, और इसमें भी बात किसकी करना है, बात करना है इसके अंदर जो मैंने गैस या फिर जो फ्यूल फिल किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इस केवल इतनी ही बात करते हैं इसी की, ये क्या होता है, ये जो सिलेंडर पिस्टन होते हैं, ये अरेंजमेंट में आप बोलेंगे कि सिलेंडर और पिस्टन को आप नीचे और ऊपर, इसका दोनों तरफ का मोशन होता है अप एंड डाउन, है ना। तो देखेंगे बाद में क्या चीज है। तो आप बोलेंगे कि ये जितनी दूर में आपकी गैसेस फिल की हुई है वही आपका सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। तो अगर मैं ये आपको जो बॉक्स जितना दिख रहा है ये मेरा सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। और इसके बाहर का सब क्या हो जाएगा? सराउंडिंग।
लेकिन अगर आपको, आप समझिएगा थोड़ा सा, है ना, अगर मान लीजिए आपको यहां पर कुछ इस तरीके से बाउंड्री बनाकर दे दी, इस तरीके से बाउंड्री बना के दे दी, ठीक है, अगर ये बाउंड्री बना के दे दी गई और आपको बोला गया कि आप अब हमें बताइए, अब बताइए आप कि आपका जो सिस्टम है वो क्या है, तो आप बोलोगे कि ये जो बाउंड्री बनी हुई है ना, अभी आपने बोला था कि बाउंड्री के अंदर की चीज क्या होती है, बाउंड्री के अंदर की चीज सिस्टम होती, तो आपका सिस्टम ये हो जाएगा, ठीक है। तब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये भी क्या बन जाएगा, आपका सिस्टम बन जाएगा। समझ गए हो बात, है ना। और उसके बाहर का सब, ये वाला, ये सब, ये क्या हो जाएंगे, आपके सराउंडिंग हो जाएंगे। पहली चीज तो सिस्टम किसको कहते हैं, शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो भी कन्फाइंड बाउंड्री के अंदर हो, फिक्स्ड मास हो, उसको अपन, या हमारी स्टडी जिस पे कॉन्सेंट्रेटेड होती है उसको अपन बोल देते हैं सिस्टम। उसके बाहर का सब क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिलाकर आप बोल देंगे ये पूरा यूनिवर्स है। क्या बोल देंगे, यूनिवर्स है। चलिए, यूनिवर्स का ज्यादा काम नहीं पड़ने वाला, अब यहां पे देखते हैं हम। तो हमने बोला है कि बाउंड्री जो है इट कैन बी फिक्स्ड और इट कैन बी मूवेबल। तो फिक्स्ड और मूवेबल वाली कहां से बात आई, ये देखते हैं फिक्स्ड और मूवेबल कहां से पढ़ते हैं। आप देखिए जरा, ये जो बाउंड्री आपके पास है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, है ना, ये जो एरिया जिसको मैंने डार्क किया है, क्या कभी भी सिलेंडर पिस्टन में ये वाला जो एरिया है या ये वाली जो साइड्स हैं, ये कभी मूव करेंगी क्या, कभी भी नहीं करेंगी। तो उसके साथ ही में जो ये आपके पास बाउंड्री बनी हुई थी, यहां पर ये जो बाउंड्री बनी हुई थी, है ना, जो पार्ट मूव नहीं कर रहा है उसकी जो बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री आपकी क्या कहला जाएगी, ये बाउंड्री आपकी कहला जाएगी फिक्स्ड बाउंड्री। इसको आप बोल देंगे कि ये आपकी क्या है, फिक्स्ड बाउंड्री है, ठीक। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, मूवेबल की, तो ये जरा ध्यान से देखिए, ये जरा ध्यान से देखिए, ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी मूवेबल। कैसी हो जाएगी, मूवेबल। क्यों मूवेबल हो जाएगी, क्योंकि आपका सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट जो आपने बनाया है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो है, उसमें आपका पिस्टन अप एंड डाउन क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। तो आप ये तो बोली, आप तो समझ ही गए होंगे शायद कि हमारा सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा है, जब हमारी स्टडी जो हो रही है वो क्या हो रही है, टाइम के साथ में चेंज हो रही है। तो ये वाला पार्ट जो फिक्स रहने वाला है, उसकी जो बाउंड्री बनती है वो कहलाएगी फिक्स। और जो सिलेंडर के पिस्टन के पास में जो आपकी बाउंड्री बना रही है, ये जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है, ये मूवेबल बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये होती है फिक्स्ड और मूवेबल। बात आती है रियल और आपके पास इमेजिनरी की, है ना। रियल और इमेजिनरी की अगर बात करें हम, तो इसको कुछ नहीं है, रियल और इमेजिनरी बाउंड्री बस इतनी सी होती है कि आप, अगर आपने, 1 सेकेंड, अगर आपने किसी बाउंड्री को कंटिन्यूअस लाइन से शो किया है, किससे, कंटिन्यूअस लाइन से अगर आप शो करते हैं, तो आप उसको बोल दोगे कि वो हमारी क्या हो जाएगी, रियल बाउंड्री कहलाएगी। और अगर आपने किसी बाउंड्री को डॉटेड बनाया है, क्या बनाया है, डॉटेड, ठीक, तो वो कहलाएगी आपकी इमेजिनरी। ये केवल रिप्रेजेंटेशन है, ये केवल समझने वाली बात है कि आपको रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री अगर समझना हो तो आप केवल लाइन देखकर समझ जाइएगा कि कौन सी रियल है और कौन सी इमेजिनरी। डिपेंड करेगा हमें यूज कहां करना है, उसके अकॉर्डिंग अपन यूज करेंगे, ठीक। बस ये बेसिक बात थी जिसमें हम बात कर रहे थे सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, बाउंड्री के बारे में, है ना। थिकनेस कैसी होना चाहिए, तो नेग्लिजिबल होना चाहिए या वेरी थिन होना चाहिए, तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, ऐसा होना ही चाहिए, है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप सोचिए सिस्टम जो आपने बनाया था, इसमें अगर बहुत मोटी अगर आपने बाउंड्री बना दी तो फिर वो कवर करेगा किसका एरिया, सिस्टम का एरिया कवर करेगा, ठीक है। चलिए, तो हम यहां पर एक पॉइंट में मेंशन कर देता हूं कि आपका ये जो है ये सिस्टम है, ये क्या है, ये सिस्टम है। और ये इसके बाहर वाली जो चीज है वो क्या है, तो ये है आपकी सराउंडिंग, ठीक। यहां से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, सिस्टम और सराउंडिंग। ये आपको मैंने केवल एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बताया है, हमारे पास ये बहुत बार काम आने वाला है आगे चल के, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब आगे देखेंगे कि और क्या पढ़ना है हमें। बाउंड्री पढ़ लिया हमने, सब कुछ पढ़ लिया, तो अब हम बेसिक जो इंट्रोडक्शन की जहां बात कर रहे थे वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अब कि हम क्या क्या पढ़ना चाहते हैं इसमें, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में अप्रोचेस होती हैं, क्या होती हैं, अप्रोच। देखिए, अप्रोच या अप्रोचेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। क्या क्या अप्रोच है, दो टाइप की,
कितने टाइप की? 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? तो देखिए, एक होती है आपके पास माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। कैसी होती है? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। और एक आपके पास होती है मैक्रो। कैसी होती है? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि ये क्या माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक क्या है ना? तो देखिए, जब हम माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो आपने नाम एक वर्ड सुना है माइक्रोस्कोप। क्या सुना है? माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप का काम होता है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, अगर छोटा ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, तो उसको वो क्या कर देगा? मैग्नीफाई करके आपको दे देता है, आपको बड़ा करके दिखाता है और आप देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स में कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जब होती है तो इसमें हम क्या करते हैं? हम इसमें डील करते हैं केवल एक मॉलिक्यूल के साथ या सिंगल मोल के साथ, सिंगल एटम के साथ। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि इन विच वी डील्स विद इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी कर रहे हो, कहां पर कर रहे हो? मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है। कैसी है? माइक्रोस्कोपिक। क्लियर? और इसी का जो दूसरा नाम है, जो आपका माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, इसी को बोला जाता है स्टैटिस्टिकल अप्रोच। ठीक है, इसको बोला जाता है स्टैटिस्टिकल अप्रोच। पहली चीज, किसका नाम है ये? स्टैटिस्टिकल अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का नाम है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं मैक्रो की, किसकी बात करते हैं? मैक्रो की। अब देखिए, जहां पर आपने केवल बात की है एक सिंगल मॉलिक्यूल की या फिर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात की, तो उसको आपने बोल दिया कि ये आपका कैसा हो गया? माइक्रोस्कोपिक। तो यहां पर आप क्या करते हैं? यहां पर जो आप स्टडी करते हैं वो टाइम एवरेज स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर जो स्टडी कर रहे हैं, स्टडी अबाउट या स्टडी ऑफ टाइम एवरेज वैल्यूज ऑफ मॉलिक्यूल की टाइम स्टडी एवरेज स्टडी करते हैं, टाइम एवरेज वैल्यू स्टडी करते हैं अपन। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के एक एवरेज टाइम की अगर अपन बात करें, या ऊपर से देखनी, केवल मैक्रो मतलब जो बड़े लेवल पे देखना, सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी नहीं करना है, हम सिस्टम के बारे में। इसीलिए हमने जब पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स की बात की, तो हमने वहां पर थर्मोडायनेमिक्स को बोला कि इसमें हम सिस्टम भी देखेंगे, सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हमने यहाँ पर जब गैस फिल की थी, तो हमने यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस को कंसिडर नहीं किया, हमने इस पूरी होल सिस्टम में जितनी भी गैस है उसकी बात की एक साथ। वैसे ही जब आप मैक्रोस्कोपिक में बात करेंगे, तो वहां पर हम बात करेंगे एक बड़े व्यू में, है ना, एकदम बिल्कुल माइनर लेवल पे, सिंगल मॉलिक्यूलर लेवल पे अपन को नहीं जाना है। ठीक है, तो वो स्टडी कहलाती है माइक्रोस्कोपिक। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसे भी कुछ कहते हैं, तो हाँ, यही आपकी क्लासिकल अप्रोच कही जाती है। क्या कही जाती है? क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल अप्रोच। और स्टडी जो की जाती है वो क्लासिकल अप्रोच की ही की जाती है। ठीक है, तो आपको एक लास्ट पॉइंट याद रखना है कि जो थर्मोडायनेमिक्स होती है वो मेनली डील करती है क्लासिकल अप्रोच में। किस में डील करती है वो? क्लासिकल अप्रोच में। ठीक, तो यहां पर मैं एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, वी विल स्टडी अंडर दिस अप्रोच। ठीक है, जितना भी आप थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं या जानने वाले हैं, उसका 90% जो है ना, वो किसके अंदर आने वाला है? तो वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है, मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स, इसको ऐसा भी बोला जाता है, मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोला जाता है। अप्रोच की बात है, नाम दिया गया है, तो हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये बात है ना, तो ये बात हो गई अप्रोच की, बिल्कुल बेसिक था, कोई बड़ी बात नहीं, बस ये इसलिए बताया गया है कि आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है। वो बात क्या है? तो आप यहां से याद रखने वाले हैं कि आपकी मैक्रोस्कोपिक क्या होता है और माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, दोनों माइक्रो और मैक्रो क्या होते हैं। फिर आप याद रखेंगे कि आपने माइक्रोस्कोपिक का क्या नाम दिया था, है ना, माइक्रोस्कोपिक को आपने क्या बोला था और आपने मैक्रोस्कोपिक को क्या बोला है। ये दोनों बातें आपको याद रखना है, कौन सा नाम किसका है, ये बात ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। अब हम थोड़ा सा पहुंचते हैं यहां पर। ये देखिए,
अभी मैं जनरली वही चीजें बता रहा हूं जो बहुत काम की है ना, बाकी चीजें अपन डिस्कस करेंगे पर ड्यूरिंग दी सिलेबस हम जब पढ़ते रहेंगे आगे तो बीच में जो चीजें आएंगी वो बताएंगे। जो चीजें बीच में कहीं नहीं आती हैं जिनको बताना बहुत जरूरी है वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जैसे एंट्रोपी मैंने छोड़ दिया, अभी एनर्जी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि हम इनको डिटेल पढ़ेंगे, ये पूरा डिटेल में है। इक्विलिब्रियम आगे चलकर कहीं नहीं है, तो हम बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम की ओर, है ना। इक्विलिब्रियम क्या है तो देखिए, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इक्विलिब्रियम। पहली बात तो ये कि आपको ये बात पता हो कि इक्विलिब्रियम जो है, 1 सेकेंड, ये हम इक्विलिब्रियम जो पढ़ते हैं वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। कौन सा इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। पहली चीज, ठीक है ना। किसकी बात करने वाले हैं? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करने वाले हैं। अब ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम 3 टाइप का है, हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो मैं इसको फटाफट लिख देता हूं आपके सामने। एक आप पढ़ रहे हो किस टाइप का? एक आप पढ़ रहे हो थर्मल इक्विलिब्रियम। कौन सा पढ़ रहे हो? थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर आप कौन सा देखते हो? आप देखते हो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और फिर आप कौन सा देखते हो? तो आप देखते हो तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा देखते हो? केमिकल इक्विलिब्रियम। अब क्या मीनिंग है इनका, ये अलग अलग क्यों है, या इन तीनों को मिलाकर आपने थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों बोला है? तो पहली बात, थर्मल इक्विलिब्रियम की जब जहां बात आएगी तो हम यहां पर बोलने वाले हैं कि जब जब किसी सिस्टम में टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होता है, तो उसको बोला जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हम यहां पे बोल रहे हैं कि इन दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, इन दिस टाइप, एक बार लिख रहा हूं फिर नहीं लिखूंगा, इन दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, या हम यहां से बोल सकते हैं अनचेंज्ड। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी होती है, कुछ भी होता है, तो वहां पर अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो आप बोल देंगे कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा? ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको आप कवर करके रखेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि थर्मल इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या जरूरी है? तो टेम्परेचर का सेम होना जरूरी है। दूसरी अपन बात करते हैं, अपने पास कौन सा है? मैकेनिकल। तो मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या चीज कांस्टेंट होना चाहिए या क्या चीज अनचेंज होना चाहिए? तो इफ फोर्स एंड प्रेशर, क्या चीज है? फोर्स, और अगर प्रेशर आपका क्या है? फोर्स एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, तो आप उसको बोल देंगे कि वो कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। अगर सारे फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज बैलेंस्ड और इन बैलेंसिंग कंडीशन, देन द सिस्टम विल नोन एज इक्विलिब्रियम, बट विच इक्विलिब्रियम? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर? थर्ड आपके पास आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन सिंपल बोलती है कि इन विच द केमिकल पोटेंशियल इज कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? केमिकल पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए। पर ये कैसी बात है, क्या समझ में आता नहीं है केमिकल पोटेंशियल वगैरह? तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूं। तो पहले मैं लिख देता हूं कि इन विच द केमिकल पोटेंशियल is unchanged। अब ये केमिकल पोटेंशियल अनचेंज मतलब यहां पर जैसे मान लीजिए हमने एक रिएक्शन ली है, जैसे लिखा है आपके पास A प्लस बी जो है ये कन्वर्ट हो रहा है C प्लस डी में, ठीक। लेकिन साथ में ही ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल भी है। मतलब अगर आप A प्लस बी को प्रोडक्ट मिलाते हैं तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है वो बनता है C प्लस डी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या बना? C प्लस डी। अगर आपने C प्लस डी पे रिवर्सिबल प्रोसेस लगा दी है और अगर आपके पास फिर से जो प्रोडक्ट है वो A प्लस बी बन जाता है, क्या बन जाता है? A प्लस बी बन जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका प्रोसेस था या जो आपका ये जो रिएक्शन हुई है वो केमिकली इक्विलिब्रियम में है, ठीक है।
तो ये बात होती है थर्मल इक्विलिब्रियम की, यही होता है आपका मैकेनिकल, जिसमें आप फोर्स के बारे में पढ़ते हो। किसके बारे में पढ़ते हो? फोर्स के बारे में, है ना। चलिए, थर्मल इक्विलिब्रियम पहला, फिर आपके पास क्या है? आपके पास है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, फिर आपके पास क्या है? तो आपके पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये तीनों को आप याद रखेंगे। क्लियर? अब इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, और वो टॉपिक जो है वो है अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया, हम बिल्कुल सिलेबस वाइज चलेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। हमने अभी देखा इंट्रोडक्शन टू दी थर्मोडायनेमिक्स। अब हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में। फिर हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में। इस तरीके से हम चलते जाएंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप एक बार रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा कि हमने क्या देखा है, इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, व्हाट आर दी 3 E's ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, है ना। फिर हम बात करेंगे कि व्हाट इज सिस्टम। ये बिल्कुल बेसिक, ठीक। इसमें ये समझ लीजिए कि आपको केवल मैंने इसलिए कि आप अगर मैकेनिकल से नहीं है तो ये आपको एज ए इंट्रोडक्शन है टू दी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस थर्मोडायनेमिक्स। ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया, ठीक है। ये समझाने के लिए पढ़ाया है ताकि आप इसको देखें और आप थोड़ा सा फेमिलियर हो, थोड़ा सा समझे कि चलो ठीक है, किसके बारे में बात होगी? सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? सराउंडिंग, बाउंड्री क्या होती है ना, ये बातें हैं। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद का। ठीक, थैंक यू सो मच।